Hi everyone, very good afternoon and very welcome all of you to the session. Myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty at PW. So quickly all of you join and let me know that the voice video PPT is fine. तो आज क्लास काफी दिन बाद हो रही है. एक बार कंफर्म कर दो दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट. डोंट वरी अदिति, अभी स्ट्रेस मत लो, अभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डू कंफर्म वॉइस वीडियो पीपीटी इज क्लियर, बिल्कुल ठीक है, आवाज भी वीडियो भी दिखाई दे रही है एंड द पीपीटी बिहाइंड मी इज एब्सोल्युटली क्लियर, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर साइकिल. जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसा कि आपको मालूम है, टीचिंग हो, रिसर्च हो, कम्युनिकेशन हो, सबके हमने बेसिक्स को स्टार्ट कर लिया है यूट्यूब पे. एंड आज मैं लॉजिकल रीजनिंग के आपको बेसिक्स येट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराने जा रही हूँ. एंड इन कॉन्सेप्ट्स को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो आपके मेजर माइनर टर्म हो, सिलॉजिज्म हो, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग हो, इस सेशन के बाद वो सारे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं. सो इस सेशन के अंदर आई विल बी मेकिंग श्योर कि लॉजिकल रीजनिंग का बेस काफी स्ट्रांग हो जाए आप सबका. तो all of you have to join me very quickly and let me know that all of you ready to start. So जैसा कि अगर हम बात करें आंसर, फाइनल आंसर की का, तो फाइनल आंसर की आपकी आ चुकी है. कल तक आपके वेबसाइट पे अपडेट हो गई थी, फिर उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया था. अभी का मुझे एग्जैक्ट इस वक्त करंट स्टेटस नहीं पता है, अभी कुछ देर पहले तक वो अपडेटेड नहीं थी, मतलब वहां से हटा ली गई थी. तो अभी आप चेक कर लेना, क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लास थी, अभी मैंने चेक नहीं किया है. बट जो भी आपके आंसर की आएंगे उसको एक बार आप फाइनल आंसर की आएगी उससे टैली कर लेना मार्क्स को. एंड देन देखो, मार्क्स आपका बहुत ज्यादा सैडनिंग होता है किसी के लिए, किसी एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर किया, मेहनत की, और उसके बाद वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स. तो बट होता है, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, नो वरीज. आपके पास दिसंबर की साइकिल, और दिसंबर की साइकिल को अगर आप देखो तो अक्टूबर तो आ चुका है, तो 2 महीने में फिर से आपका एक एग्जाम होना है. एंड वहां पर आप अच्छा कर सकते हो. आपको आपकी गलतियों का, इस पर्टिकुलर एग्जाम से, आपके अगस्त एग्जाम से आपको आपकी गलतियों का पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चंस में मैं फंस रही थी, क्या मैं गलत कर रही थी. उसको देख के आप एक बेटर प्रिपरेशन स्टार्ट करना दिसंबर की. तो जो भी आपका रिजल्ट हो, हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक चीज को हम सुधार सकते हैं एंड वी कैन गिव आवर बेस्ट. दिसंबर के अंदर हम जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो हमें अपसेट होके अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना है, एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाओ. बाकी वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी देने जा रहे हो एग्जाम, उनको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी करने लग जाओ एग्जाम की, बिकॉज एग्जाम देखो बहुत नजदीक आ चुका है. ये आपका आंसर की, फिर रिजल्ट्स, इन सब के चक्कर में हमारा प्रिपरेशन बहुत डिले हो चुकी है. तो और डिले मत करो, एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दो, फिर रिजल्ट आएगा देख लेना. एंड दिसंबर साइकिल तो देनी ही है, दिसंबर साइकिल के लिए हम एक बेहतर प्रिपरेशन करेंगे, ताकि दिसंबर में हमारा नेट जेआरएफ जो भी आपका ड्रीम है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, टाइम पर हो जाएगा, देखते हैं. अभी तो लग नहीं रहा है दिसंबर टाइम पे होगा, जनवरी तक जाएगा एग्जाम. तो देखो आपके पास जो भी हो, कुल मिला के 3 महीने हैं, है ना. 3 महीने में पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस उठा के देख लो, बहुत बड़ा है. आप उसको अगर 3 महीने में अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो डे इन डे आउट मेहनत करनी है, अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. तब जाके आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर होगा, जेआरएफ आप कर सकते हो. ठीक है, चले. टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था एग्जाम में. ठीक है, तो आपको अब पता है कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा था. तो आपको इसके लिए मॉक टेस्ट देते रहना है. मॉक टेस्ट दो, उसमें टाइम को मैनेज करो. एक क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. 300 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, सॉरी 150 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 300 मार्क्स के, इन 180 मिनट्स. तो 180 मिनट्स में आप 150 क्वेश्चंस करोगे, मतलब आप देखो एक क्वेश्चन में 2 मिनट का भी आपके पास टाइम नहीं होता. तो आपको फिर उसी तरह से अपने टाइम को यूज करना है कि जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत फैक्चुअल है वो फटाफट होते चले. जो आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें 1 से 1.5 मिनट के बीच में आपका सॉल्व हो जाए. तो आपको उसका बहुत ट्रैक रखना है. सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते रहना इज नॉट इनफ. कॉन्सेप्ट्स आते रहना, उसको टाइमली कर पाना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में. इसलिए प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए. मॉक टेस्ट दो. अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठो, तो टाइम अपना लगा के बैठो कि एक क्वेश्चन में मुझे 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है. इवन इफ इट इज डीआई का क्वेश्चन या कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है उस क्वेश्चन को. ठीक है, चले. यस,
यस, चले लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्लास। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स पढ़ोगे, येट दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है, येट दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? तो लॉजिकल रीजनिंग के मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, या मैं बोलूं इसका इंट्रोडक्शन होगा आज के क्लास में। मैं आपको सिलॉजिज्म बताने वाली हूँ। सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली सिलॉजिज्म है क्या, सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट करा दो, तो वो करेंगे। एंड आज के सेशन में हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग करने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। यस, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एवरीवन। एंड सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, ताकि एक बार हमें आइडिया लग जाए लॉजिकल रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना है। तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग देखें तो लॉजिकल रीजनिंग का पूरा आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। द फर्स्ट हाफ इज फॉर इज ऑफ वेस्टर्न लॉजिक। यहाँ वेस्टर्न लॉजिक एंड लैटर में आपको इंडियन लॉजिक से कॉन्सेप्ट्स को कवर करने हैं। वेस्टर्न लॉजिक में आपको पढ़ना है आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इवन जो टर्म्स है वो क्या होते हैं। फिर इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही वो वाला कॉन्सेप्ट बनता है जिसको आप बोलते हो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। और आपको मालूम है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत बने थे हमारे इस बार एग्जामिनेशन में, और हर बार ही बनते हैं। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ते हो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में? रिलेशनशिप पढ़ते हो। अलग अलग जो प्रोपोजिशंस है ना, AEIO, इनमें क्या रिलेशन है, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टरन, रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। वी हैव मूड्स एंड फिगर्स, देन फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कनोटेशन डिनोटेशन, यहां से भी आपको मालूम है क्वेश्चंस बने थे हमारे, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग इंटेंशन, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन देखो AEIO, और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल अबाउट पूरा रिलेशनशिप, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन चार तरह के होते हैं AEIO, उनके बीच में रिलेशनशिप इज क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। अच्छा, नेक्स्ट इज इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, जो आज अभी मैं आपको कवर कराऊंगी। एनालॉजीज होती हैं, एनालॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन पढ़ते हैं। कंपैरिजन कि दो चीजें सिमिलर हैं या डिसिमिलर है, तो वो आप एनालॉजी के अंदर करते हो। वेन डायग्राम ऑल्सो यू हैव टू डू अंडर द लॉजिकल रीजनिंग। इसके बाद जब हम इंडियन लॉजिक पे आएंगे, तो इंडियन लॉजिक में आपको डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। स्कूल्स जैसे कि आपके हो गए, आपके वैदिक स्कूल हो गए, देन यू हैव, या जिसको आप बोलते हैं आस्तिक स्कूल हो गए, नास्तिक स्कूल हो गए। तो वी विल बी कवरिंग दैट, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक, आजीविका, आपके सारे स्कूल्स आएंगे, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज कैसे ले रहे हो। तो नॉलेज लेने के अलग अलग स्रोत हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे सुन के नॉलेज ले लेना, जिसको शब्द आप प्रमाण बोलते हो, या वो नॉलेज आप जो खुद देख के रिसीव कर रहे हो, खुद आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हो उसको। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमाण जो आपको कवर करने हैं। देन द टाइप्स ऑफ अनुमान, टाइप्स ऑफ अनुमान, व्याप्ति, हेतुभास। तो ये आपका इंडियन लॉजिक है। इंडियन लॉजिक बहुत शॉर्ट है, लेकिन जब इसको पढ़ने लगोगे तो उसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे मुश्किल लॉजिकल रीजनिंग में जो स्टूडेंट्स को लगता है वो इंडियन लॉजिक के टर्म्स लगते हैं, सव्य विचारा, अनूप संहारी। तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे से टर्म्स हैं वो मुश्किल लगते हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स या जो नाम है जो मुश्किल लग रहे हैं वो आसान लगे, बट कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल रट जाए, इतने इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ लें कि आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए लॉजिकल रीजनिंग से, वो आप कर सको। तो मेरी कोशिश यही रहेगी यूट्यूब पे एंड पेड कोर्सेज में कि मैं लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए बहुत इजी वे में पढ़ाऊं, इजी बना दूं, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ये हमारा सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न एंड इंडियन लॉजिक। हिंदी में भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हो। हिंदी काफी स्टूडेंट्स को सिलेबस की नहीं मिलती है, तो एक बार आपको अगर लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो जाती हूँ एंड देन वील स्टार्ट। ठीक है,
ले लिया? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो गए एंड लेट्स स्टार्ट। शुरू करें फिर आज के सेशन को। एक बार यस बोल दो। यस, डन, ओके। तो एक बार यस बोल दो, शुरू करें आज के सेशन को। यस यस, ठीक है। सो अब देखो, अब से रेगुलर क्लासेस होंगी, बीच में हमारे 2-3 क्लासेस मिस हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड मैंने कर दी थी। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी तो देख लेना। आपको मैंने काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे एक वीडियो में, एंड गैगने की आपको लर्निंग की हायरार्की डिस्कस कराई थी मैंने एक वीडियो के अंदर। तो वो दोनों वीडियोस आपको देखनी है, रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको मिल जाएगी। एंड अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। एंड मेरी क्लासेस एज यूजुअल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होती रहेगी 12 बजे ऑन यूट्यूब। सो आप सबको ज्वाइन करना है, ताकि यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मुझसे सीख सके। लाइव क्लासेस में आओगे तो आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, तो एक इंटरैक्टिव फन वे में हम पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही दिया है वो है तर्क, तर्क की संरचना। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली अ प्रोपोजिशन, एक प्रस्ताव जो आप रखते हो। अब आर्ग्यूमेंट जो हमारे एक नॉर्मल डे टू डे यूजेज में होता है कि हमारा उससे आर्ग्यूमेंट हो गया, मेरी उससे बहस हो गई, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है, इट्स बेसिकली कोई बात रखना। जब आप देखो किसी बात को रखते हो, तो उस बात को बोलने के लिए या उस बात को रखने के लिए आप कुछ आधार देते हो, है ना। उस आधार को हम प्रेमाइसेस बोलते हैं। मतलब अपनी बात रखने के लिए आप कुछ प्रेमाइसेस का सहारा लोगे, जिससे आप कंक्लूजन पे आओगे। लॉजिकल रीजनिंग में हम इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलना चाहूं कि यूजीसी नेट का एग्जाम आप दिसंबर में क्वालिफाई कर सकते हो, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। लेकिन इसका आधार क्या है, कैसे क्वालिफाई कर सकते हो? कोई भी क्वालिफाई कर लेगा ऐसा तो नहीं है। ये बात जो मैं कह रही हूँ कि यूजीसी नेट का एग्जाम आप दिसंबर में क्वालिफाई कर सकते हो, इसके पीछे कुछ आधार होगा। अगर आप इतने घंटे पढ़ोगे, अगर आप मेहनत करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, सो आप दिसंबर में क्लियर कर सकते हो। तो ये बन गया एक आर्ग्यूमेंट, जिसमें मैंने कुछ अपनी बातें रखी, प्रीमाइसेस रखा, और उससे एक निष्कर्ष पे आ रही हूं। तो इफ आई टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है कि हम किसी बात को रख रहे होते हैं, उसके लिए हम कुछ अपने कह सकते हो कुछ अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उसको फॉर या अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो दैट इज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट समझने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि आर्ग्यूमेंट में दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, विच इज अ प्रेमाइस एंड अ कंक्लूजन। एक निष्कर्ष होता है, वो बात होती है जिसपे आप पहुंच रहे हो, एंड वो बात पे पहुंचने के लिए आप कुछ प्रेमाइसेस का सहारा लेते हो। तो आर्ग्यूमेंट इज जो आप अपनी बात रख रहे होते हो प्रॉपर प्रेमाइसेस के साथ, ताकि कोई आपकी बात को ज्यादा एक कह सकते हो बिलीवेबल वे में ले, या आपकी बात ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाए, तो उसको हम प्रेमाइसेस के हेल्प से लोगों के सामने पुट फोर्थ करते हैं। तो व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट एक प्रोपोजिशन होता है, एक प्रस्ताव होता है, जो हम लोगों के सामने रखते हैं। कैसे रखते हो? प्रेमाइसेस और कंक्लूजन के बेसिस पे। प्रेमाइसेस जितना आपका स्ट्रांग होगा, कंक्लूजन उतना ज्यादा लोगों के लिए बिलीवेबल होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, अब उसके लिए मैं प्रेमाइसेस क्या दे रही हूँ, देखो मैंने ये बात बोली, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, आप इसको जाके चेक कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यूजीसी का रिजल्ट आउट हो गया है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मत सोचना आउट हो गया है। तो मैं बोलूँ यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो इसके लिए मैं प्रेमाइसेस क्या दूंगी? प्रेमाइसेस होगा, आप खुद जाके इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ट्विटर पे जाओ और पोस्ट देख लो यूजीसी के चेयरमैन की, वहां पर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इसलिए मेरी ये बात सच है कि यूजीसी का रिजल्ट आपका आउट हो गया है, ठीक है। आया समझ में कि प्रेमाइसेस के बेसिस पे मेरा प्रेमाइस जितना स्ट्रांग होगा, उतना कंक्लूजन भी क्या होगा, मेरा स्ट्रांग होगा। सो जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कि कुछ हम आधार, दैट इज प्रेमाइसेस रखते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे आते हैं। दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट इज। आर्ग्यूमेंट क्या? कोई भी बात जो आप रख रहे हो, ठीक। आर्ग्यूमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी बात जो आप कहना चाह रहे हो। और जब हम कोई बात बोलते हैं
और अगर हम चाहते हैं कि वो बात बिलीवेबल हो तो आपको उसके लिए कुछ प्रिमाइसेस, कुछ आधार देने होते हैं जिससे कि आप अपनी मेन बात पे आते हो, राइट। एंड वो जो आधार आप दे रहे हो दैट इज योर प्रिमाइस। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहना चाहती हूं ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। सारे ह्यूमंस मॉर्टल हैं। मॉर्टल क्या कि एक टाइम के बाद हम क्या होंगे, हम हमारे पास लाइफ है तो वील हैव अ डेथ। एक टाइम के बाद हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इमॉर्टल हैं, हम हमेशा के लिए यहाँ पर दुनिया में रहने वाले हैं, तो हम मॉर्टल हैं। मैं अगर ये बात बोलना चाहती हूँ कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो मैं इस बात को कैसे आप तक पहुंचाऊंगी कि आप बिलीव करो, मेरी इस बात को आप बिलीव करोगे। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रेमाइसेस दूंगी कि सपोज रंजीत इज मॉर्टल। फिर मैं एक और प्रेमाइस दे रही हूं, श्रेया इज मॉर्टल। और प्रेमाइसेस कितनी भी हो सकती हैं, दो जरूरी नहीं है, और हो सकता है। अब मैंने एक और एग्जांपल दी कि गुलशन इज मॉर्टल, इसलिए मैं कह सकती हूं कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, मेरे साथ रिपीट करो। आर्ग्यूमेंट कोई भी बात है जो आप कहना चाहते हो, उस बात को कहने के लिए आप प्रिमाइसेस का सहारा लेते हो एंड उस प्रिमाइस से कंक्लूजन पे आते हो। क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले बिफोर वी मूव अहेड। यस, क्लियर क्लियर, ओके ओके। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में देखो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, प्रेमाइसेस कितने भी हो सकते हैं, दो, तीन, चार, आप जितने भी प्रेमाइसेस दो उतने प्रेमाइस दे के आप एक कंक्लूजन पे आ रहे हो। दिस इज व्हाट एन आर्ग्यूमेंट इज। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें प्रेमाइसेस होती हैं जिससे हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। सो प्रेमाइस क्या होता है? प्रेमाइस होता है वो स्टेटमेंट जो आप रखते हो, ठीक है, एक आधार कि भाई ये है और ये है। इससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि श्रेया भी मॉर्टल है, गुलशन भी मॉर्टल है। तो ये एक प्रेमाइस है, वो स्टेटमेंट है जो आप सच मान रहे हो और सच की तरह किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। एंड कंक्लूजन क्या होता है, दैट यू वांट अदर्स टू अग्री। कंक्लूजन मतलब मैं किसी बात को चाहती हूँ कि आप मानो, ठीक है, इसलिए मैं कुछ प्रेमाइसेस दे रही हूँ। तो प्रेमाइस इज अ स्टेटमेंट जो आप रख रहे हो एज अ ट्रूथ, ताकि लोग आपकी बात को और ज्यादा बिलीव कर सकें। एंड कंक्लूजन इज समथिंग दैट यू वांटेड अदर्स टू बिलीव, ठीक है। तो ये है प्रेमाइस एंड कंक्लूजन। अब देखो यहां से हमारा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऑल डॉग्स हैव 4 legs, बोजो इज अ डॉग, तो देयरफॉर बोजो हैज 4 legs। आप देख सकते हो प्रेमाइस एंड कंक्लूजन आपका कैसा होगा। प्रेमाइस में बोल रहे हो सारे डॉग्स के 4 पैर होते हैं, बोजो भी एक डॉग है इसलिए बोजो के भी 4 पैर होंगे। तो आप ये किसी से बोलना चाहते हो बोजो के भी 4 पैर हैं। तो अब इसको कैसे आप किन प्रेमाइसेस से किसी को बिलीव करवा सकते हो? आप बोलोगे देखो हर एक डॉग का 4 पैर होता है, ठीक है, बोजो भी तो एक डॉग है तो बोजो के भी 4 पैर होंगे। तो दिस इज अ कंक्लूजन दैट यू वांट अदर्स टू बिलीव इन, जिसके लिए आप कुछ प्रेमाइसेस लोगों के सामने रखते हो, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस तरह का क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जहां पर आप देख रहे हो कि आपको एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट दी है एंड कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। कैसे कंक्लूजन दिया है, ये प्रेमाइस हो जाएगी आपकी एंड दिस विल बी कंक्लूजन। आप बोल रहे हैं कि इनमें से माइनर टर्म पहचानो। तो अब हम ये माइनर टर्म कैसे पहचानते हैं, एग्जैक्टली माइनर टर्म होता क्या है, ठीक है। सो इस तरह का दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर मिडिल माइनर टर्म है क्या और टर्म्स होते क्या एग्जैक्टली हम उसको समझेंगे एंड देन हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टर्म्स। टर्म्स मतलब आपके क्या है, कुछ आपके शर्त नहीं होते हैं। टर्म मतलब होता है शब्द, ठीक। तो 3 तरह के आपको टर्म देखने को मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, जिसको हम बोलते हैं
बहुत ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड इंपॉर्टेंट भी है। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, ठीक है। मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडल टर्म। मिडल टर्म पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि कभी भी आपको कंक्लूजन में ये देखने को नहीं मिलेगा, नेवर इन कंक्लूजन, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा है कॉमन इन बोथ द प्रेमाइस। कोई भी टर्म जो कॉमन हो इन प्रेमाइस, दैट इज योर मिडल टर्म। मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं होता है, ठीक है, और वो दोनों प्रेमाइसेस में आपके कॉमन होगा। तो अब हम एक बार देखते हैं, कोई ऐसा टर्म है जो दोनों प्रेमाइसेस में हो, दिस इज प्रेमाइस 1, दिस इज 2, तो ऐसा कोई टर्म है जो दोनों में हो? यस, मैमल्स। मैमल इज व्हाट इज देयर इन बोथ द प्रेमाइसेस, है ना, तो ये मिडल टर्म हो गया आपका। और आप ये भी देख सकते हो कि मिडल इज नॉट प्रेजेंट इन द कंक्लूजन, ठीक है। अब हम आते हैं मेजर और माइनर टर्म पे। तो मेजर और माइनर टर्म, ये जो पहली प्रेमाइस है, फर्स्ट प्रेमाइस, इसको हम बोलते हैं मेजर प्रेमाइस, एंड जो दूसरी प्रेमाइस है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर प्रेमाइस। तो मिडल हटाने के बाद मेजर प्रेमाइस में जो बच गया वो मेजर टर्म है। जैसे मिडल टर्म हटाने के बाद हमारे पास ये बच गया, क्रीचर्स दैट हैव हेयर, तो ये हमारा क्या हो गया? मेजर टर्म। माइनर प्रेमाइस में मिडल हटाने के बाद जो बच गया वो आपका माइनर टर्म है, मतलब ऑल डॉग्स, ठीक। एक और तरीका है मेजर और मिडल को पहचानने का। एक तो ये तरीका हो मेजर और माइनर को पहचानने का, एक तरीका तो ये हो गया कि आप मिडल हटा दोगे, फर्स्ट प्रेमाइस में जो बच जाएगा वो मेजर टर्म है, सेकेंड प्रेमाइस में जो बच जाएगा मिडल हटाने के बाद वो माइनर टर्म है। बट इसके अलावा वी हैव अनदर वे जिससे हम मेजर और माइनर को पहचानते हैं। जो आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है, इसको हम बोलते हैं मेजर टर्म। तो सिर्फ कंक्लूजन देख के, उसके प्रेडिकेट को देख के बता दोगे कि ये मेजर टर्म है, और आपका जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होगा दैट इज योर माइनर टर्म। वापस से रिपीट कर रही हूं, कंक्लूजन का सब्जेक्ट इज योर माइनर टर्म, कंक्लूजन का हमेशा प्रेडिकेट होगा मेजर टर्म, ठीक है। सेकेंड से दो से ज्यादा प्रेमाइस हुई तो तरीका ये है, कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में देखोगे आप कि आपका जो माइनर टर्म है वो होगा सब्जेक्ट में, और आपका जो मेजर टर्म है वो किधर आपको मिलेगा? उसके प्रेडिकेट में, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, और आप क्वेश्चन करके इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो आपको पहचानना है क्या? माइनर टर्म इन द अबव सिलोजिज्म। यस, तो प्लीज आंसर। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, सब लोग कमेंट्स में आंसर करने लग जाओ। ठीक है, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर विल बी, आप कंक्लूजन देखो, क्रो ले एग। आपको यहाँ पर, ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले अगर हम यहाँ सब्जेक्ट सॉरी दोनों प्रेमाइसेस देखें, तो दोनों प्रेमाइसेस में हमने एलिमिनेट कर लिया मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज व्हाट? बर्ड्स। अब सेकेंड प्रेमाइस में जो बच गया वो हमारा माइनर है। माइनर को हम हमारे इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर भी पता लगा सकते हैं। कैसे? कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है वो माइनर होता है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? क्रो, है ना। आंसर बी, 100% राइट। अगर आपसे मेजर पूछा होता तो इसका प्रेडिकेट राइट, या आप इसको देख लेते। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं हम। ऑल पिकॉक्स आर ब्लू।
व्हाट इज द मेजर टर्म इन द स्टेटमेंट? अगर कंक्लूजन ये है तो मेजर टर्म क्या होगा बताओ? Birds are major. आई थिंक पिछले क्वेश्चन में बर्ड्स नहीं था, मैं वापस मुझे देखना पड़ेगा। चलो, ऑल पिकॉक्स आर ब्लू, अगर ये कंक्लूजन है तो मेजर टर्म क्या होगा? राइट राइट। तो अगर कंक्लूजन है तो कंक्लूजन का प्रेडिकेट हमेशा क्या होता है? मेजर टर्म, जो कि आपसे पूछा गया था। दैट इज ब्लू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 100%, वेरी गुड। इस क्वेश्चन में बर्ड मिडल था, एग्स इज द मेजर। ठीक है, आपने उल्टा बोला है। आइडेंटिफाई द मेजर टर्म इन द अबव सिलॉजिज्म। सो ये आपका सिलॉजिज्म। अभी सिलॉजिज्म क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, बट अभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, चले। दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आंसर करें। इसमें मेजर टर्म क्या है? यस, डन, टाइम्स अप। अब हमें पता है कि हमारा जो मेजर टर्म है वो प्रेडिकेट में मिलता है ऑफ कंक्लूजन। सबसे पहले ढूंढो प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, जेंटलमैन, है ना? तो यहाँ है सब्जेक्ट इन द प्रेमाइस, प्रेडिकेट इन द प्रेमाइस, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रेमाइस, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। भाई ये बात तो गलत है। मेजर टर्म हमको प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन में ही मिलता है, और फर्स्ट प्रेमाइस में आप देखो ये जेंटलमैन कहाँ है? सब्जेक्ट में है। So it is subject of the first premise and predicate of the conclusion. That is option number C is right. 90% people are correct. ठीक है, जिन्होंने गलत आंसर दिया है, is it clear? I hope it's clear now. है ना? So आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर C. Now let's talk about syllogism. कि भाई ये सिलॉजिज्म क्या होता है? ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन तो कर लिया सिलॉजिज्म के ऊपर। तो सिलॉजिज्म इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट जिसमें सिर्फ दो प्रेमाइसेस ही होंगी और एक कंक्लूजन होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेमाइसेस कितने भी हो सकते हैं, 3 4, है ना? बट जब सिर्फ दो प्रेमाइस हो और एक कंक्लूजन हो तो इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सिलॉजिज्म। ठीक है, सो व्हाट इज अ सिलॉजिज्म? It is a kind of an argument which have two premises and one conclusion. ठीक है, क्लियर है? Yes, it is nothing. Syllogism is nothing, but it is a argument जहां पे क्या होगा? दो premises होंगे और एक conclusion होगा. So I believe this syllogism concept is clear to all. मुझसे एक बार पूछ लो आप सब, अगर कोई भी डाउट हो तो, before we proceed. हाँ, it's fixed. ठीक है, चले अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट्स ना आपके दो तरह के होते हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता है जहां हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आएंगे, बट इंडक्टिव वो होता है जहां पर हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाएंगे। अब जनरल क्या? जनरल वो जो सबके बारे में बोला गया हो, और वहां से हम क्या आ रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर के ऊपर आ रहे हैं। तो दैट इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जैसे आपने डिडक्टिव रिसर्च पढ़ी है, डिडक्टिव रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसमें क्या होता है? हमारे पास कुछ चीज है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, हमारे पास पहले से थ्योरी है, कोई थ्योरी है जो बोल रही है ऐसा होता है, और इसको हम प्रूव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेके उसको प्रूव करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होगा कि हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सबके बारे में बोल रही है, और फिर आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं
ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे ह्यूमंस मॉर्टल हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि यस कविता इज मॉर्टल, गुलशन इज मॉर्टल, सुरभि इज मॉर्टल, श्रेया इज मॉर्टल। तो आप ये क्या कर रहे हो, एक जनरल बात को प्रूव करने के लिए प्रेमाइसेस आप यहाँ पर मतलब पर्टिकुलर कुछ बातें रख रहे हो, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रख रहे हो, सो दैट इज डिडक्टिव। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करें इंडक्टिव की। इंडक्टिव में होता है पर्टिकुलर टू जनरल। जब आप कुछ पर्टिकुलर केसेस लेके जब आप एक जनरल बात पे आओगे, जनरल वाक्य पे आओगे, जैसे आपने बोला कविता भी मॉर्टल है, श्रेया भी मॉर्टल है, राहुल भी मॉर्टल है, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। आपने कुछ पर्टिकुलर केसेस लिए और फिर आप किस पे आ रहे हो, आप सबको बोल रहे हो ऐसा, तो ये है इंडक्टिव का केस। और मैं इसी को उलट दूं तो मैं बोलूं सारे ह्यूमंस मॉर्टल हैं, पहले मैं जनरल बात करूं और फिर मैं पर्टिकुलर पे आऊं, तो ये क्या है, आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। यस, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रीजनिंग फॉलो हो रहा है, इंडक्टिव या डिडक्टिव या दोनों या कोई भी नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से पढ़ के करो, फिर मैं इसके आगे आपको समझाऊंगी। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप कर रहे हो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने। ठीक है, यस, ओके, डन, टाइम्स अप। अभी हमने देखा कि अगर जनरल की बात बोली जाएगी और फिर पर्टिकुलर होगा तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। तो ये क्या होगा आपका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी। तो वी हैव 80%, 87% पीपल गिविंग द राइट आंसर। और अगर उल्टा होता तो क्रो ले एग, क्रो आर बर्ड, ऑल क्रोज ले एग, अगर इस तरह का स्टेटमेंट होता तो पर्टिकुलर से जनरल जाते तो इट विल बी इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम ऑल से सम पे आ रहे हैं तो दैट इज डिडक्टिव, उल्टा होगा तो इंडक्टिव। ठीक है, अभी क्लियर हो गया होगा सबको। अब आते हैं, डिडक्टिव स्टेटमेंट वैलिड होती है या इनवैलिड होती है। सारे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम करते हैं कि प्रीमाइस ट्रू होगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। अब इस तरह का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अभी इसका आंसर नहीं करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, वो मैं पढ़ाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब हम इसको कैसे आंसर करेंगे, तो उसको उसको पढ़ने के लिए वी हैव टू, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड डिडक्टिव और इंडक्टिव का पूरा चार्ट। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सी बात है जो अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी कर ले जाओगे। अभी हमने यहां तक सिर्फ पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव। अभी इसके आगे की बातें हैं जो हमें पढ़ना है। देखो, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। अब मैं सबके लिए कुछ बोल रही हूँ, वो बात या तो सही है, वैलिड है, या जो मैंने सबके बारे में बोला है आप जब प्रूव करोगे तो आप बोलोगे नहीं ये सही नहीं है, तो या तो वो वैलिड हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा। अगर मैंने जो बात बोली है वो सही है तो वैलिड, गलत बोला है तो इनवैलिड। ठीक है, अब जब आप वैलिड बोल रहे हो तो उसके आगे वो दो तरह का हो सकता है, या तो साउंड या अनसाउंड। साउंड अनसाउंड कब होगा, जो प्रीमाइसेस हैं, प्रीमाइसेस हैं, अगर सारी की सारी प्रीमाइस ट्रू होगी तो साउंड, एनी वन प्रीमाइस फॉल्स तो अनसाउंड। अब एग्जाम्पल देख लो, मैं बोलूं, मैं ऐसे बोलूं कि ऑल वुमेन्स आर, लेट्स से ऑल वुमेन्स हैव लॉन्ग हेयर्स। ठीक है, सारी वुमेन्स के बाल लंबे होते हैं। ठीक, तो ये वाली बात क्या मेरी सही है या गलत है, लेट मी नो, क्या ये बात सही होगी या गलत होगी। तो आंसर है कि नहीं, जरूरी नहीं है, ऑल वुमेन्स हैव लॉन्ग हेयर्स तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हो इनवैलिड में आ गया। ठीक है, बात खत्म हो गई, इनवैलिड है तो अनसाउंड होगा। बट अगर वैलिड हो कोई भी बात, ठीक है, कोई भी बात वैलिड हो, जैसे कि मैं बोलूं ऑल बर्ड्स ले एग,
सारे बर्ड्स एग्स देते हैं, ठीक है, मैंने ये बात बोली, तो आप मुझे बताओ, यस आप मुझे बताओ क्या ये बात सही है या गलत है? ऑल बर्ड्स ले एग, इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? राइट है, अगर ये राइट है तो मतलब वैलिड है, ठीक है। अब वैलिड के बाद प्रेमाइसेस चेक करो, प्रेमाइसेस में क्या बोला गया है, ठीक है, प्रेमाइसेस में क्या बोला गया है? ऑल बर्ड्स ले एग्स, ठीक है। फिर मैंने बोला है ostrich is a bird, therefore ostrich lay egg। मुझे अब ये बताओ, यहाँ पे सारी प्रीमाइसेस कंक्लूजन सब सही है, यस, तो ये क्या होगा? साउंड होगा। कोई भी एक प्रीमाइस गलत होती, भले से आपने कंक्लूजन जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है, लेकिन कोई एक प्रीमाइस यहाँ पे फॉल्स होती तो वो अनसाउंड बन जाता। सो अब आपको सो अब आपको किस बात का ध्यान रखना है? कंक्लूजन सही निकल रहा है तो वैलिड है, कंक्लूजन गलत निकल रहा है तो इनवैलिड है, ठीक है। अगर वैलिड है तब इसके बाद आप देखो प्रेमाइसेस को, दोनों प्रेमाइसेस सही हैं तो साउंड, एक भी प्रेमाइस गलत है तो अनसाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू सी कंक्लूजन, कंक्लूजन सही निकला तो वैलिड, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ। बट अगर कंक्लूजन ही आपका गलत निकल गया तो गलत, ठीक है। एंड अब इसके बाद प्रेमाइसेस, अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, इनवैलिड एज वेल एज प्रेमाइसेस वाला भी मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको दे देती हूँ। लेट्स से मैंने ऐसे बोला है, ऑल वुमेन्स हैव लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। अभी पूरी बात सुनना, अभी यहाँ पे वैलिड इनवैलिड मत बोलना, वो मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली थी तब मैं ट्रू फॉल्स पूछ रही थी, बट अभी मैं पूरा आर्ग्यूमेंट लिख रही हूँ, तब आप मुझे ट्रू फॉल्स आर्ग्यूमेंट के बाद बताना। ऑल वुमेन्स हैव लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, ये मेरी कैसी प्रीमाइस है? पहली प्रीमाइस है। अब दूसरी प्रीमाइस, शीतल इज अ वुमेन, तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? देयरफॉर शीतल हैव लॉन्ग हेयर। क्या मेरा कंक्लूजन प्रेमाइसिस से निकल रहा है? क्या जो मैंने प्रेमाइस में बोला है वहीं से मैं कंक्लूजन दे रही हूँ? आंसर है हाँ। मैंने खुद बोला कि सारे वुमेन्स के लंबे बाल हैं, शीतल भी एक वुमेन है, इसलिए शीतल के भी लंबे बाल होंगे क्योंकि शीतल भी वुमेन है। तो ये ना कंक्लूजन प्रेमाइस से आ रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन तो वैलिड है, बट अब प्रेमाइस 1 जो है वो गलत है। दोनों प्रेमाइस ट्रू नहीं है, शीतल वुमेन है बात सही है, बट जो पहली प्रेमाइस है वो गलत है। सारे वुमेन्स के लंबे बाल नहीं होते, किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के और छोटे होते हैं, तो ऑल वुमेन्स हैव लॉन्ग हेयर्स हम नहीं बोल सकते, तो फर्स्ट प्रेमाइस इज फॉल्स। हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है बट द वन ऑफ द प्रेमाइस इज फॉल्स, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वैलिड बट अनसाउंड। अब क्लियर हो गया सबको? यस, वैलिड एंड अनसाउंड, वैलिड बट अनसाउंड, क्लियर है। तो एक भी प्रेमाइस फॉल्स होने पे अनसाउंड, और अगर दोनों प्रेमाइसेस ट्रू होती तो साउंड बन जाता, ठीक है। यस, अब आते हैं इंडक्टिव पे। नॉन डिडक्टिव जो लिखा है दैट इज इंडक्टिव। अब जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो या तो स्ट्रॉन्ग होता है या वो वीक होता है, या तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली ना होता है कि शीतल भी एक वुमेन है, या सॉरी शीतल भी मॉर्टल है, सुरभि भी मॉर्टल है,
अंकित भी मॉर्टल है, देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। आप कुछ स्टेटमेंट्स लेके सबके बारे में बोल रहे हो, कुछ एग्जाम्पल्स लेके सबके बारे में बोल रहे हो। तो हो सकता है आपने जिन लोगों को देखा हो वो मॉर्टल हैं, लेकिन बाकियों को आपने नहीं स्टडी किया, वो इमॉर्टल हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब देखो, इंडक्टिव में क्या होता है, हम कुछ ही लोगों की स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम एक अजम्पशन बना रहे होते हैं, या हम बोल सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा हर जगह ही। तो वो जो हमारा मानना है वो या तो बहुत स्ट्रांग होता है या वो वीक हो सकता है। मॉर्टल मतलब जिन जो क्या है, जो खत्म होंगे एक टाइम के बाद। हम इमॉर्टल नहीं है कि हम हमेशा रहेंगे यहाँ दुनिया में, हम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज मॉर्टल। तो हमारा जो एक अजम्पशन होता है, हमारा जो मानना होता है, या जो एक प्रोबेबिलिटी होती है जिस चीज से हम अपनी बात को रख रहे होते हैं, वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रांग कब होगा, फिर से वही कि कंक्लूजन को देखोगे, कंक्लूजन आपको बहुत सही प्रीमाइसेस से हमें कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, एज वेल एज जो कंक्लूजन में लिखा है ना, वो आपको आप बिलीवेबल लग रहा है, आप देख रहे हो तो उसको बिलीवेबल बोल सकते हो कि हाँ, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स में प्रीमाइसेस हैं वो सही तरह से इस बात को रख रही है, एंड वी कैन बिलीव इन दैट। तो ये आपका क्या है, स्ट्रांग है। और वीक कब होगा कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, तो वो वीक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि ऑस्ट्रिया ने एक मैच खेला किसी भी कंट्री के साथ और वो जीत गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने कोई और मैच खेला किसी और कंट्री के साथ, वो जीत गई, इसलिए ये थर्ड मैच भी ऑस्ट्रिया जीतेगी। क्या ये बहुत स्ट्रांग मेरा प्रिडिक्शन है? नहीं। वो दो मैच भले से जीत गई, लेकिन मैं ये कह सकूं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि वो तीसरा मैच भी जीतेगी, तो दिस इज नॉट गारंटीड, है ना। तो ये मेरा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इसका कंक्लूजन देखो, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है। बट अगर बहुत स्ट्रांग होता कि वो हमेशा जीतती आई है, उसके जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा क्या है, बहुत उसके प्लेयर्स अच्छे हैं, एंड हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा प्लेयर है ही नहीं कंट्री में, वर्ल्ड में, जो क्या कर सके, ऑस्ट्रिया को हरा सके, इसलिए ऑस्ट्रिया इस बार भी जीतेगी। तो अगर ऐसा कुछ आपने बोला है, तब वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। मैं स्ट्रांग का एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। लाइक आप कोई एक फैक्ट के ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, कोई फैक्ट, कोई तथ्यों की बात कर रहे हो, तो उस केस में वो स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। जैसे मॉर्टल की बात करूं तो एक तथ्य है, आपने कुछ ह्यूमंस की स्टडी करके फिर बोला सारे ह्यूमंस मॉर्टल होंगे, तो ये स्ट्रांग है। लेकिन आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि ऑस्ट्रिया इस बार जीती थी, उस बार जीती थी, तो पक्के से थर्ड मैच में जीतेगी, तो दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, अगर इसके ऑल पी ट्रू, सारे प्रीमाइसेस ट्रू, तो कोजेंट। अगर कोई भी एक प्रीमाइस फॉल्स, एनी वन प्रीमाइस फॉल्स, तो दिस इज अनकोजेंट। वीक क्या है, ये अनकोजेंट ही होगा, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं असर्शन एंड रीजन, ठीक है। चले, क्वेश्चन है आपका, असर्शन बोल रहा है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स आर आइदर इनवैलिड और वैलिड। रीजन क्या बोल रहा है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्लेम दैट इफ प्रीमाइस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो क्या है, क्या आप बोल सकते हो विल बी द राइट आंसर, ए, बी, सी या डी? समझ के करना है इसको आंसर। चलो डन। तो अभी पहली स्टेटमेंट देखो, डिडक्टिव वैलिड इनवैलिड, सही है ना। क्योंकि आपको अभी हमने पढ़ा कि इनवैलिड या तो वीक होता है या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बट डिडक्टिव या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, यहां तक तो बात सही है। रीजन क्या है, ऑल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्लेम दैट प्रीमाइसेस ट्रू, तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, सही है, ठीक है। लेकिन
एक्सप्लेनेशन की बात करो, बिकॉज अब ये बोल रहा है कि डिडक्टिव या तो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक, और आपको जो रीजन दे रहा है उसमें सिर्फ ये बता रहा है कि अगर सारे आपके जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में प्रेमाइसेस अगर ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि वैलिड और इनवैलिड क्यों है या क्यों होते हैं वैलिड और इनवैलिड? वैलिड और इनवैलिड आपको एक्सप्लेन करता कि भाई देखो, जो बात आप कह रहे हो, जो ऑल के लिए बोल रहे हो, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अगर आप जो सबके लिए बोल रहे हो वो सही है तो वैलिड है, जो आप सबके लिए कोई स्टेटमेंट रख रहे हो वो गलत है तो इनवैलिड हो जाएगा। बट आपको जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सही जरूर है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। हाँ, मेजॉरिटी ने आंसर किया है ए, बट ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। yes, therefore this is not the correct explanation. I hope this is clear to everyone. yes, is it clear? अब आते हैं इस पे। A valid deductive argument that has all true premises is called sound argument. A strong inductive argument that has all true premises is called a cogent argument. अभी पढ़ा है, बहुत इजी है ना? तो tell me which statement is right. Quick everyone. ठीक है, चलो। तो ये सभी हमने पढ़ा डिडक्टिव के अंदर क्या वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। वैलिड में सारे प्रीमाइसेस ट्रू तो साउंड, अदरवाइज इट इज अनसाउंड, और इनवैलिड अनसाउंड होता है। इंडक्टिव में क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग में कोजेंट अनकोजेंट दोनों की केस आती है, यहाँ सिर्फ अनकोजेंट का केस आता है। अब आप पढ़ लो, स्ट्रॉन्ग जिसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू वो कोजेंट है, सही बात है। वैलिड जिसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं ये साउंड कहलाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना? 100%, वेरी गुड। चले, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहां पर आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग क्या, इंडक्टिव डिडक्टिव, ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट पिक करनी है जो इनकरेक्ट हो, ठीक, जो इनकरेक्ट हो। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं पोल ऑन करती हूँ। ठीक है, मैं पोल ऑन कर दूं? यस, प्लीज प्लीज आंसर एवरीवन। निशाज क्लास हुई थी एंड आई थिंक एवरीवन अटेंडेड। एक बार अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप अपडेट करके आप वापस से कनेक्ट करो, तो इट विल बी फाइन। ठीक है, सो मेनी आर सेइंग बी होगा करेक्ट आंसर, बट नो, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 7%। 84% को लग रहा है ये। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले सी, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, तो ये बात तो गलत है। वैलिड डज नॉट मीन्स ट्रू, ये बात सही है।
क्योंकि वैलिड सिर्फ कंक्लूजन की बात करता है, ट्रू है प्रीमाइस नहीं है वो फिर आप आगे देखोगे साउंड अनसाउंड में। तो ये तो सही है। इनवैलिड है अगर, तो भाई ट्रूथ और फॉल्स उसके प्रीमाइस में हो सकता है, सही है। अगर एक भी प्रीमाइस फॉल्स है तो आपका क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। तो ट्रूथ और फॉल्स के कॉम्बिनेशन हो सकता है, सही है। अब आते हैं बी पे, वैलिड कैन हैव ट्रू प्रीमाइस, नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन। तो सही बात है ना, वैलिड आर्ग्यूमेंट में आपका, ठीक है, वैलिड आर्ग्यूमेंट में आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट है लेकिन कंक्लूजन गलत है। भाई कंक्लूजन गलत है तो वो इनवैलिड हुआ ना। अभी हमने पढ़ा है वैलिड कब होगा, जब कंक्लूजन ट्रू हो, ठीक है। तो लिखा है नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइस एंड फॉल्स कंक्लूजन। तो ये बात तो सही है, ये बात गलत नहीं है। लेट मी नो, सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज राइट, है ना। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो यस दैट वाज इट। अभी एक होमवर्क है, इसको आप आंसर करोगे मुझे कहाँ पे, कमेंट्स में, फाइन। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। निशा, आई कन्वे योर मैसेज टू द टीम, अगर कुछ भी बैकएंड से इशू होगा तो दे विल रिजॉल्व इट। वैसे द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, तो अगेन आई विल से कि एक बार अपडेट करके चेक कर लेना, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को क्लास किसी भी वजह से नहीं दिखा रही है तो एक बार अपडेट कर लेना, एंड ऑल्सो आई कन्वे दिस मैसेज टू दी टीम एज वेल। चलो, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।